तो आपको है ना बनाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, प्रेजेंटेशन रेडी होती है जो क्लाइंट पर रहती है। अगर जैसे हम मान लो किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, अब किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमको डायरेक्टली लो लो डेटा और काम करना स्टार्ट हो, नहीं। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके आर्किटेक्चर्स के बारे में बताया जाता है, तो हमें पढ़ना पड़ता है, फिर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जैसे अगर मैंने कुछ न्यू चीजें बनाई तो हमें काम के साथ साथ हमको डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करना है। जैसे न्यू बंदा आ रहा है मेरी प्लेस पे काम करने, तो मेरे को पता नहीं, वो डॉक्यूमेंट पढ़ लो समझ जाए। ठीक है। जैसे कॉलेज में भी तुम कोई नोट्स बनाते हो या प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, तो डॉक्यूमेंट इस तरीके से बनाने रहते हैं कि क्लाइंट या कोई नया बंदा आ रहा है उस प्रोजेक्ट पे काम करने, वो डॉक्यूमेंट्स को रीड करो, समझ जाओ, काम करे, वो आपसे पूछने नहीं बैठेगा। ठीक है। तो ये देखो कि जैसे मैंने तुम्हें फाइल बना के दी, तो पता है, मैंने तुम्हें बता, अगर ये मैं फाइल किसी को भी दे दूं जो समझदार है या जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसको मुझे 1 मिनट की भी कॉल पे बात करने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगा मैंने क्या कहा है, क्या लिखा है। ठीक है। इसलिए मैं क्या, जब स्टार्टिंग का बेस स्ट्रांग हो जाए कुछ क्लासेस, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं भी बताऊंगा ना, मेन मेन पॉइंट बताऊंगा। ठीक है। बाकी चीज तुम्हें खुद समझ में आएगी, क्योंकि फाइल में तो ऑलरेडी लिख रखा हुआ ना, तो तुम पढ़ लोगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में जरूरत है बताने की। ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे जरूरत है तुम्हें बताने की, लेकिन बाद में नहीं है। ठीक है। तो इस चीज को नोट करो, जैसे कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज वाला माइंडसेट और इंडस्ट्रियल माइंडसेट में डिफरेंस होता है। और हालांकि जिस समय मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ता था, तुम्हारे एज में कॉलेज में, इतना तो दिमाग हमारे पास भी नहीं था उस समय, जैसे तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है। लेकिन गाइडलाइन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अगर गाइडलाइन आपको सही मिल रहा है तो उस इंस्ट्रक्शन पे चलो, आप अपनी मर्जी से कुछ मत करो। जैसे मुझे पता है डेटा इंजीनियरिंग सारी चीजों के बारे में, उससे ज्यादा तो नहीं जानते हो, तो आप मेरे इंस्ट्रक्शंस पे चलो। ठीक है। आप खुद से अपनी चीजों को मत ढूंढ लो। ठीक है। आप खुद से चीजों पे लोगे तो आप मेरी बातों पे ध्यान दे ही नहीं रहो, फिर मुझसे पढ़ने का फायदा ही क्या था, मुझसे सीखने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं आपको कुछ भी बताऊं, ये नहीं करो वो नहीं करो, तो आप अपनी मर्जी से करोगे तो बेकार है आपका करना। ठीक है। अब कहीं ना कहीं जब मैंने तुम्हें स्टार्ट किया, ठीक है, तो मुझे लगा लिनक्स के बारे में भी थोड़ा सा बता देते, कुछ कमांड्स के बारे में। वो इसलिए बताया था कि तुम चीजों को जानो, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है लिनक्स की बताने की, क्या जरूरत है जुपिटर नोटबुक पे बनाने की। हम नोट पैड पे चलवाते सीधे कमांड, मुझे पता ना क्या स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं चीजें स्किप नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें इस तरह से चीजें बताना चाहता हूँ कि कल नई चीजें भी तुम्हारे सामने आएगी ना, तो तुम खुद से पढ़ सको। ठीक है। और ये देख, थ्योरी पे बिल्कुल मत जाना। ठीक है। ये थ्योरी पे बिल्कुल मत जाना कि तुम्हें थ्योरी या कहीं थ्योरी लिख के उसको पढ़ रहे हो, उसको समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ो। थ्योरी का काम वैसे भी नहीं होता। जो काम कर रहे हो, जैसे कल जो मैंने फाइल दी, उस फाइल में कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। पीपीटी में तुमको मैंने पढ़ाया समझाया, वो समझ नहीं आ रहा है, चलेगा, एक कोड समझ में आना चाहिए। ठीक है। समझ लो ना। दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कल जो मैंने स्क्रिप्ट जुपिटर की दी, उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वो दिक्कत है। पीपीटी में कुछ थ्योरी नहीं समझ की, ये क्या होती वो क्या होती, वो चलेगा, इधर आना जरूरी है। वो तो थ्योरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो थ्योरी कॉन्सेप्ट कभी जल्दी क्लियर होते नहीं है। ठीक है। सालों लग जाते हैं। ठीक है। अभी मान लो तुम ही कोई चीज पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, तो थ्योरी समझ में नहीं आती। जैसे मैथ्स होता है, मैथ्स में क्या होता है, वो थ्योरी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो मैथ्स के सारे प्रॉब्लम, सारे चीजें तुम रिजॉल्व कर लेते हो। ठीक है। बट अब जहां पर आती है थ्योरी की बात, ठीक है, वहां आप कॉन्सेप्ट, ठीक है, थ्योरी को समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में है क्या। जैसे बैकएंड की चीजें, ठीक है, मैंने कुछ चीजें बताई जैसे डेटा कैसे, बट एक्चुअल में बैकएंड में तुम्हें काम तो करना नहीं है, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए होता क्या होगा बैकएंड में, है ना। जैसे तुम कोई कोड चला रहे हो, ठीक है, जावा या पाइथन में ही तुमने कोड चलाया। ठीक है। अब पाइथन में कोड तो चलाया,
वेरिएबल क्रिएट किया, ये सारी चीजें पाईचार्म पे चलाई। अब तुमने कभी ये नोटिस नहीं किया पाईचार्म पे कोड तो चला रहे हैं, कीबोर्ड चलता कहाँ है, एग्जीक्यूट कहाँ होता है, डेटा कहाँ से उठाता है, ठीक है। ये सब तुमने नहीं क्वेश्चन पूछे ट्रेनर से, ठीक है। पढ़ाया तो होगा ना ट्रेनर ने किसी। तो पाइथन में भी तो चीजें बैकएंड में कुछ ना कुछ होता होगा ना, ऐसा तो नहीं कि तुमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया तो माइंड तुम्हारा सिर्फ उसी चीज पे फ्रंट एंड पे कि ये वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ये एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन। बैकएंड में कैसे काम हो रहा है वो भी तो पूछ सकते थे, लेकिन वो नहीं पूछा तुमने, है कि नहीं। तो वो भी पूछ सकते हो ना, लेकिन वहां नहीं पूछ सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, जैसे हडूप में मैंने बताया तुम्हें, हडूप में डायरेक्टली काम करना बताया ना, पाइथन डायरेक्टली काम करना बताया जैसे तुम्हें, वैसे में स्पार्क में भी डायरेक्टली काम करना, लेकिन बैकएंड में किस तरीके से चीजें होती है ना वो भी इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यू पर्पस से भी, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में पूछ ली कि आप एग्जीक्यूट तो करते हो कोड, ठीक है, डेटा आपका किसी सोर्स किसी क्लाउड पे और आप सिस्टम से एग्जीक्यूट कर रहे हो कोड, तो ये काम होता किस तरीके से, वो क्वेश्चन पूछ लिया तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है कि नहीं। अगर मेरे पास क्लाउड पे डेटा है, ठीक है ना, और आप सिस्टम से अपने काम कर रहे हो, आपने कोड बना लिया, क्वेरी चला लिया, कनेक्शन बना लिया, एग्जीक्यूट कर दिया कोड, लेकिन अब काम कैसे हो रहा होगा, डेटा कोड कैसे जा रहा होगा, कैसे सर्च कर रहा होगा, कैसे पिक कर रहा होगा, कैसे एनालिसिस कर रहा होगा, कैसे आ रहा होगा वापस, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, वैसा करेंगे तो कैसा होगा, ये सारी। ठीक है सिद्धार्थ, स्क्रीन शेयर करो तुम। वाली फाइल की। नहीं नहीं नहीं, वैसे मैं प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, तो विवेक आया नहीं ना, रिकॉर्डिंग वो देख लेगा। किस चीज का प्रोजेक्ट कराएंगे तुम्हें? और ये सर स्क्रीन शेयर। अभी तक तो नहीं हुई। अ, हमारा तो वही सेम प्रॉब्लम चलता है, कल जैसे चल रहा है। क्या दिक्कत आती है समझ में नहीं आता। तो ऐसा करो जगदीप तुम ही ट्राई कर लो, जगदीप को होस्ट बना दो। सर होगी यार, मुझे तो हो रही है इसकी शो। हाँ हो गई, ठीक। हम्म। तो ब्राउजर पे देखो, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। जितने भी तुम क्लाउड सर्विसेज यूज करोगे या टेक्नोलॉजी यूज करोगे, उस डेटा सेट को लेकर करोगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें दो चीज बताऊंगा, एक स्मॉल डेटा सेट को लेकर के, एक पे डेटा हो जाएगा 60-70 GB को लेकर के मे भी होगा, या ठीक है। तो उसको लेके काम करवा देंगे, क्योंकि टाइम कितना लग रहा है, प्रोसेस क्लाउड पे डेटा है, सारी चीजें। तो यहाँ पर लिखो, न्यू टैब ओपन करो, वहां पर लिखो एयरलाइंस डेटा के बारे में बताते हैं तुम्हें। लैग हो रहा है थोड़ा। हाँ कोई नहीं, न्यू टैब ओपन कर लेना, और उसमें एक ओपन सेकंड, करना एक। हाँ, एक सेकंड। कैसा स्क्रीन अभी आने दो। शो हो रही है सर? अभी हुई नहीं है, वेट करते हैं, हो जाएगी। विवेक से कह देना कि आज की सेशन की रिकॉर्डिंग ले लेगा, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताया। हाँ, होगी ब्रदर। और इस पे सर्च करो flight.org, ओपन flight.org, सर स्पेलिंग OPEN ओपन फ्लाइट। लैग हो रहा है सर मेरा, पता नहीं क्यों टाइप भी नहीं हो पा रहा। नेट इशू होगा तो एक ऐसा करो जगदीप, तुम ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। हाँ हाँ, ट्राई करता हूँ सर। लैग हो रहा है। हो गया, बना दिया होस्ट।
प्लीज अब शेयर करो, तुम पोस्ट हो गए। ठीक है। अब हाँ, तुम साइट ओपन करो, ओपन flight.org। फ्लाइट्स लिख देना, एस पी, फ्लाइट्स, ओपन flights.org। ठीक है, करूँ? .org भी लिखो। चलो ठीक है, सर्च मारो गूगल पे, फर्स्ट पेज आ जाएगा। नेट भी और चल रहा। एक न्यू टैब ओपन कर दो, उसमें लिखो bts.gov। क्या लिखना सर, दोबारा बोलना। न्यू टैब में BTS, BPS। ब्यूरो ट्रांसपोर्ट सर्विस .org। टी नहीं है, टी, ट्रांसपोर्ट, ETS। अच्छा, BTS। BTS ट्रांस। BTS.gov। नहीं नहीं, ये नहीं लिखना, वो तो मैंने फुल फॉर्म बताया था उसका। अच्छा, ETS.gov। BTS, BTS.gov। चल नहीं रही है सर ये साइट। गूगल पे सर्च कर लो, उसके बाद BTS सर्च कर लो BTS। ठीक है। हो गया सर। ठीक है, अब देखो, यहाँ से तुम्हें एयरलाइंस का डेटा मिलेगा। एयरलाइंस के डेटा में रहेगा जो फ्लाइट का अराइवल डिपार्चर होता है ना, कैंसिल फ्लाइट, वेदर डिले, है ना, दुनिया भर की होते हैं। तो करीब इसमें 100 प्लस कॉलम्स रहेंगे इस डेटा सेट में। ठीक है। ठीक है ठीक सर। है? और अब ये जाओ स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड डेटा पे जाना जरा। मैं बहुत टाइम के बाद यूज करता हूँ। सर कहाँ पर है? Statistical सेकंड products टैब, and data। इससे हाँ सुबह यार। सुबह। हाँ। एक मिनट रुकना। टॉपिक एंड जियोग्राफी पे, इसके लेफ्ट वाले टैब पे। हाँ। एयरलाइंस, एयरपोर्ट एंड एविएशन पे जाना। कर दो क्लिक। एक सेकेंड, एक सेकेंड। टॉपिक्स एंड जियोग्राफी पे जाना फिर से। हाँ ठीक है, ठीक है। टॉपिक्स एंड जियोग्राफी, एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, हटा। और एयरलाइंस, ये ऊपर जो क्विक लिंक है उस पे देना, कहाँ पे सर? क्विक लिंक। एक सेकेंड, मैं भी सर्च कर देता हूँ। चलो मैं तुम्हें एक लिंक भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। टेक्स्ट में उसी पे मैसेज कर दूँ। ठीक है, आ तो गया। ठीक है, ठीक। अब जिसमें देखो, एयरपोर्ट
करियर करियर, ठीक है, एयरपोर्ट जैसे हो गया ऑन टाइम, ठीक है, जैसे ऑन टाइम मेरे को एयरलाइंस, एयरलाइन अराइवल परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, एयरलाइंस रैंकिंग समरीज, है ना, तो कॉजेज ऑफ डिले, है ना, जैसे आपको एयरलाइंस का डेटा हो गया, अब आपको डिले फाइंड करना है, जैसे कॉजेज ऑफ डिले, किन किन रीजनों से फ्लाइट डिले होती है, ठीक है ना, उनकी एनालिसिस करना, ठीक है ना, या फर्स्ट ऑप्शन हो गया एक्शन अराइवल परफॉर्मेंस करेंगे, एयरलाइंस अराइवल फर्स्ट ऑप्शन चूज करना फर्स्ट। एक एयरपोर्ट अराइवल हाँ, परफॉर्मेंस। हाँ, राइट क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर दो, ऐसे फ्लाइट डिले एट अ ग्लांस, ठीक है, इस पे राइट क्लिक करके ओपन कर दो, है ना। एक मिनट से मैंने वहां से हाँ, ओपन कर दिया। एक रैंक और कौन सी करनी है सर? एक फर्स्ट वाली कर दी। फर्स्ट और फिफ्थ कर दो, फर्स्ट और फिफ्थ बहुत है, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा बहुत बताएंगे, बाकी खुद से और नॉलेज के लिए यहाँ से तुम्हें हेल्प मिलेगी, ठीक है, जैसे कोई हम डेटा सेट तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो एक सॉफ्टवेयर टाइप का उन्होंने बना रखा है, फ्लाइट्स के अपडेट इन सारी चीजों को लेकर के, ठीक है ना। अब जैसे ऊपर देखो स्टार्ट डेट, ठीक है, एंड डेट, ठीक है, मिनट्स पास शेड्यूल, है ना, ओरिजिन और डेस्टिनेशन, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर कॉल क्या एयरलाइंस है, ठीक है, टोटल फ्लाइट्स हो गई, ऑन टाइम फ्लाइट कितनी है, उनका परसेंटेज क्या है, कितनी फ्लाइट डिले है, यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट बनाई गई है कि नहीं, है ना, पढ़ो इसको, देखो कितनी फ्लाइट्स हैं टोटल, है ना, ऑन टाइम फ्लाइट, ऑन टाइम फ्लाइट का मतलब समझते हो क्या होता है, जो हाँ टाइम जी। से डिपार्चर हुई, टाइम से अराइव हुई, ठीक है ना, तो उनका परसेंटेज कितना है, मीन्स सपोज पहली लाइन में देखो 81% ऑन टाइम है फ्लाइट्स, कुछ फ्लाइट डिले हुई जिनमें से 17% फ्लाइट क्या है, डिले है, ठीक है, कुछ फ्लाइट कैंसिल हो गई, उनका परसेंटेज परसेंटेज क्या है, 0.62% फ्लाइट ऐसी है जो कैंसिल्ड हो गई, कुछ डाइवर्टेड फ्लाइट है, उनका परसेंटेज है 0.225 समथिंग, अभी सबका सम करोगे तो टोटल फ्लाइट्स के बराबर ही आ जाएगा, है ना, तो टोटल फ्लाइट्स में से हमें चेक करना है कि ऑन टाइम फ्लाइट्स कितनी रही, कितनी फ्लाइट डिले हो गई, कितनी फ्लाइट कैंसिल हो गई, है ना, कितनी डाइवर्टेड फ्लाइट्स हैं। अब इसमें कंडीशन होती है कि हम किसी पर्टिकुलर 1 ईयर का हम डेटा देख रहे हैं, ये रिपोर्ट, या लास्ट 10 ईयर का रिपोर्ट देख रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर कंट्री का देख रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट का देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब ऊपर देखो फिल्टर्स हैं, ओरिजिन और डेस्टिनेशन, यहाँ पर ऑल का रिपोर्ट दिखाएगा, सारे ओरिजिन सारे डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, कुछ फिल्टर लगाता हूँ, जैसे ओरिजिन में सेलेक्ट करो आईजीआई, ठीक है, इंडिया का रिपोर्ट, ठीक है, आईजीआई देखो, आई टाइप करो, आई इंदिरा गांधी, आईजीआई कर दो, हर एयरपोर्ट का एक शॉर्ट नेम भी होता है, उसको बोलते हैं क्या, याद नहीं आ रहा, सर कोड आई होता है, आई आईजीआई, आई आई आ नहीं रहा यहाँ पर, नो मैच। कैपिटल लिखो यार, कैपिटल क्या, इंदिरा गांधी पूरा लिखो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी लिखो आ रहा है। आई एंड यूएस वाली वेबसाइट है सर, इसमें दिखाएगा नहीं मेरे। चलो कोई नहीं, ऐसे हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक लॉस एंजलिस। हाँ, लॉस एंजलिस कर लो, लॉस एंजलिस, ठीक है, अब लॉस एंजलिस से लेकर, ये तो ओरिजिन हो गया, अब डेस्टिनेशन, ठीक है, अभी देखो, अभी डेस्टिनेशन मैंने चूज नहीं किया, तो ओरिजिन हमारा एयरपोर्ट ये है, फ्लाइट यहाँ से डिपार्चर हो रही है, और डेस्टिनेशन में ओवरऑल वर्ल्ड होगा, ऑल, तो अब उनका डेटा हमारे स्क्रीन पे आएगा, टोटल जो फ्लाइट्स हैं वो उनका ओरिजिन और डिपार्चर हो रही हैं लॉस एंजलिस से, और ठीक है, और उनका अराइवल हो रहा है किसी ऑल एयरपोर्ट्स पे ओवरऑल वर्ल्ड, तो उनका डेटा आया,
टोटल लॉस एंजलिस से फ्लाइट जो निकली है वो 2000 मतलब 5/8/23 से लेकर के 6/31/23, ठीक है, मतलब कितना हो गया 31 डेज, ठीक है, 30 दिन में, ठीक है, लॉस एंजलिस से करीब 16,000 फ्लाइट्स निकली है, ठीक है, एक महीने का तो है कि नहीं। यस। तो एक महीने में लॉस एंजलिस से टोटल 60,000 फ्लाइट्स गई, ठीक है, सपोज। अब लॉस एंजलिस, ठीक है, अब यहाँ पर देखो करियर टोटल, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस कंपनीज हैं, लेफ्ट साइड में देखोगे, है ना, जरूर वो, ये तो लॉस एंजल्स एक एयरपोर्ट है। अब उस पर भी कई एयरलाइंस कंपनीज होती है, इंडिगो, ठीक है, अमेरिकन एयरलाइंस, ठीक है, यूएई हो गया, ठीक है, दुनिया भर की होगी, ठीक है, वो सारी एयरलाइंस कंपनीज का डेटा है, ठीक। अब इसमें देखो सारा डिटेल, तो टोटल फ्लाइट्स कितनी हो गई, उनमें से ऑन टाइम कितनी रही, कितनी फ्लाइट कैंसिल हो गई, कितनी लेट हो गई, है ना, ये सारा रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। जो तुम्हारे पास एक्चुअल डेटा सेट रहेगा वो ओवरऑल फ्लाइट्स का होगा, वो कई सालों का डेटा होगा। मैं कह रहा हूँ तुम्हें उस डेटा में से ये रिपोर्ट बनानी है। तो डेटा तो बिग होगा, अब बिग डेटा पे तुम्हें काम करने पे ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। और तुम्हें टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, अगर मेरे पास 10 साल का डेटा है, अब उसमें से तुम्हें सिर्फ एक महीने के डेटा पे काम करना, अब 10 साल के डेटा पे पूरा प्रोसेस करोगे, क्वेरी चलाओगे, तो पूरे डेटा 10 साल के डेटा को प्रोसेस करने में टाइम टेकने लगेगा। तो यहाँ पर हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज करेंगे, जिसमें डेटा हम सिर्फ इस मंथ का डेटा ही सेपरेट करेंगे, क्योंकि हमें इसी डेटा पे काम करना है, ठीक है, बार बार, ठीक है। तो हम डेटा सेपरेट करेंगे जिससे मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, क्वेरी टाइम ज्यादा ना बढ़े, ठीक है? इसलिए ये सारी चीज, तो ये सारी रिपोर्ट बनेगी, ये आपको एक डेटाबेस से डेटा मिलेगा या सीएसवी फाइल से डेटा मिलेगा, और ये रिपोर्ट बनाओगे एनालिसिस करके, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सी रिपोर्ट्स बनती है, जैसे ओके, ठीक है, जो पहला पेज ओपन हुआ था उसमें तो कई चीजें हैं, ऑप्शन फिल्टर लगाना। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 5/1/2023 है ना, 5/1/2023, अब यहाँ पे लिख दो एक साल का प्रोजेक्ट, मीन्स 5/1, ठीक है, 2022 कर दो, ठीक है, 2023 को 22 कर दो, तो मतलब पूरे एक साल का तुम डेटा पे एनालिसिस करो, एक साल की क्या रिपोर्ट है, ठीक है। गलत हो गया वो। कोई ना, किसी चेक चेंज कर लेना। हाँ, बस तो ये देखो पूरे एक साल की रिपोर्ट आई, ठीक है। अब यहाँ पर तो तुम ऊपर से फिल्टर लगा ले रहे हो, जैसे यहाँ पर भी तो फिल्टर लगा रहे हो ना, फिल्टर भी लगा रहे हो, कंडीशंस भी पास कर रहे हो, यही चीज तुम स्पार्क में करोगे, टेक्नोलॉजी का काम करोगे, ठीक है। ओके ओके। उस टेक्नोलॉजी से रिपोर्ट बनेगी प्रॉपर, इस तरीके से रिपोर्ट बनेगी तुम्हारी, बट वहां पर टेक्नोलॉजी यूज करोगे। अब इस केस में अभी जो डेटा तुम्हारे यहाँ है, मान लो सीएसवी फाइल में, हम इस डेटा को S3 में रखेंगे, या किसी क्लाउड सर्वर पे रखेंगे, या किसी क्लाउड डेटाबेस पे रखेंगे, तब आप काम करोगे। तो इंडस्ट्री में भी इसी तरीके से काम होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये डेटा कहीं और होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको डेटा पे काम करना, आपको कुछ डेटा मतलब लास्ट 2 ईयर्स का डेटा पे काम करना, आपको डेटा पहले डेटा पाइपलाइन बना करके आप वहाँ माइग्रेट करा दो, पुल करा दो, वो प्रोसेस देखोगे आप करके, ठीक है। फिर उस डेटा पे काम करोगे, या कंटिन्यूस रिपोर्ट, ऐसे जब स्ट्रीमिंग डेटा आ जाएगा, स्ट्रीमिंग डेटा पे काम करना हुआ, तो वो भी चीज कर सकते हो, ठीक। तो इस डेटा सेट जो हम देंगे तुम्हें, ठीक है, इस साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, मिल जाएगी, नहीं तो मैं ढूंढ के भेज दूंगा तुम्हें। तो उसमें करीब 100+ कॉलम्स हैं, जिसमें हर चीज है, फ्लाइट की डेट, फ्लाइट की टाइम, फ्लाइट की डिस्टेंस, एयरलाइंस कंपनी, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, डिफरेंट टाइप के डिलेज होते हैं, जैसे वेदर डिले हो गया, एनएएस डिले हो गया, बहुत टाइप से डिले होते हैं, ठीक है, क्या क्या रीजन होते हैं, तो वो सारे डेटा मेंशन रहेगा पूरे उस डेटा सेट में। अब तुम काम करते वक्त तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस काम को करने के लिए किन किन कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है,
ये नहीं कि आप काम करो पूरे 100 कॉलम पे काम करो। आपको जब काम करना है, जो उस काम को करने के 4 कॉलम की नीड है, तो आप पूरे सारे कॉलम पे काम नहीं करोगे, उन 4 कॉलम का डेटा पे काम करोगे। सारा करोगे तो टाइम लगेगा प्रोसेस में। तो तुम्हें ये बिजनेस यूज केस में तुम सीखोगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट के लिए हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। कि हमारे पास एक लार्ज डेटा है या नंबर ऑफ कॉलम्स ह्यूज है, तो उस केस में हमारी ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को समझेंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहले आइडेंटिफाई करेंगे इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कितने टाइम की, कितने ड्यूरेशन का डेटा की नीड है, उस डेटा में कितने कॉलम्स है और कितने कॉलम्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस काम को करने के लिए। तो हम उतने सेक्शंस को या उतने डेटा को लेकर के आके काम करेंगे। सारे पे काम करेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम बिजनेस यूज केस में सीखोगे। जैसे ये बनाया, तुम्हें रिपोर्ट बनानी है, अभी तो नॉर्मल पढ़ोगे फंक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्शंस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बट बाद में इसका यूज केस देखोगे इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। ठीक है, एक दो रिपोर्ट मैं बना के खुद दे दूंगा, बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज करो, जो करो और सीखो। ठीक है, ये तुम्हें हेल्प करेगी एक साइड प्रोजेक्ट को पढ़ने में, समझने में। इंडस्ट्री में अगर कुछ इंटरव्यू देखते हो तो वहां पर चीजों को, अपनी प्रोजेक्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और अब जैसे देखो open.flight.org, ठीक है, वहां पर देखो। तो ये थोड़ा सा कुछ बताया तुमने, और भी आज टाइम मिलेगा तो इसके बारे में पूरा एनालाइज करो, पढ़ो, ढूंढो क्या क्या है। थोड़ा सा और एफर्ट, टाइम डालना है इसमें। जैसे तो मैंने एक छोटा सा बताया, और भी हैं ऑप्शंस वहां पर। ठीक है, flight.org पे जाना, openflight.org। अब देखो, openflight.org क्या करता है, ये रूट मैप प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे किसी कंट्री से किसी कंट्री के कितने रूट मैप्स हैं, हर एक रूट मैप पे कितना ट्रैवल, कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगता है, फ्लाइट की स्पीड क्या होती है, सारी चीजें। अब यहाँ पर DEL टाइप करना, DEL, तो दिल्ली मतलब दिल्ली से जितने भी रूट मैप होंगे ओवरऑल वर्ल्ड के, इधर नहीं, ये नीचे एंटर सिटी, हाँ, तो दिल्ली से जितने भी, इस एयरपोर्ट से जितने भी वर्ल्ड के रूट मैप होंगे, वो आपको यहाँ पर शो कर देगा, और यहाँ पर तुम CSV फाइल डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें ये देखो, यहाँ दिल्ली से जितने भी ओवरऑल वर्ल्ड के रूट मैप है, कितने रूट मैप हैं, 264 टोटल रूट मैप है। लेफ्ट में देखो एक CSV फाइल दिखा रहा होगा टॉप कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर, नीचे 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 नीचे, राइट राइट राइट, 264 रूट्स दिख रहा है। बोलो तो सर क्लिक इसको। करो, क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दिल्ली टू VIK, ठीक है, विशाखापट्टनम होगा मे बी, दिल्ली टू ADD, क्या होगा पता नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। और राइट में जाओ, कॉलम्स देखो, वो सोर्स है, वो डेस्टिनेशन है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, कॉलम नेम। ठीक है, और ये एयरलाइंस कंपनीज हो गई, डेट हो गई, डिस्टेंस। और डेलू से VIK, अब मुझे नहीं पता विशाखापट्टनम में कुछ और, डिस्टेंस कितनी है, 247। अब ये 247 किलोमीटर में, ये माइल्स है। ठीक है, एयरलाइन की डिस्टेंस हमेशा माइल्स में मेजर करी जाती है। ठीक है, 247 माइल्स। अब 247 माइल्स अगर किलोमीटर की बात करोगे तो एक माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं, मुझे नहीं पता, याद नहीं है। के आसपास। तो हाँ, तो टोटल फ्लाइट को ट्रेवल करने में 59 मिनट्स लगता है। ठीक है, 247 माइल्स की डिस्टेंस को, फ्लाइट को कवर करने में 59 मिनट्स लगता है। ठीक है, ऐसे अगर हम DL to ADD है तो टोटल डिस्टेंस की 2827 माइल्स, टोटल मतलब टोटल ट्रैवल टाइम्स को करीब 6 आवर लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो जितने भी, जैसे एयरपोर्ट दिल्ली से देखो, एक दिन में तुम्हारे अकॉर्डिंग दिल्ली एयरपोर्ट से एक दिन में कितनी फ्लाइट अराइव होती है, कितनी डिपार्चर होती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की बात करूँ, आपका आइडिया तुम्हारे साथ। तो मैं लॉस एंजलिस का देख ले, एक महीने में 16,000 फ्लाइट्स,
तो दिल्ली में भी एक दिन में कितनी फ्लाइट आती होगी, कितनी डिपार्चर हो जाती होगी, अराइवल और डिपार्चर कितनी हो जाती होगी, आइडिया बताओ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सर 10,000 के आसपास तो होगा। हम्म। 10,000 के आसपास पर डे। पर डे कह रहे हो क्या सर आप? पर डे करीब कितना मान लेते हैं, करीब पर डे, ठीक है, आराम से 300 से 400 500 फ्लाइट थे, ठीक है, टेक ऑफ करती होगी, और 300 400 फ्लाइटें में भी लैंड करती होंगी। अराइवल डिपार्चर दोनों होता होगा, अराइव भी होते होंगे, डिपार्चर भी होते हैं, मतलब 700-800 फ्लाइट्स का आना जाना दोनों होता होगा कम से कम, ठीक है, पर डे। ठीक है। अब देखो, एयरपोर्ट है, अगर मान लो 500 फ्लाइट आ भी रही है जा भी रही है, तो कितने टर्मिनल हैं, 3 टर्मिनल हैं, कितने रनवे होंगे, 7 से 8 9 रनवे होंगे, 10 रनवे होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब फ्लाइट तो भाई रनवे पे खड़ी रहेगी ना, वो तो है नहीं गैराज उसके लिए स्पेशली, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस भी होता है हर एक ट्रिप के बाद फ्लाइट की, है ना। तो होता है क्या, अगर फ्लाइट के लिए एक टाइम डिसाइड किया गया है कि मान लो 10:05 पे ये फ्लाइट इस रनवे से डिपार्चर करेगी, और 5:12 पे दूसरी फ्लाइट उसी रनवे पे लैंड करने वाली है, ठीक है। अब इस केस में फ्लाइट डिले हो गई, तो जो जा रही है उसके लिए प्रॉब्लम, और जो आ रही है उसके लिए प्रॉब्लम। अब ऊपर से जो आ रही है भाई उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई, हवा में तो रोक नहीं पाएंगे। नीचे ग्राउंड वाली फ्लाइट को डिले किया जा सकता है किसी रीजन से, है कि नहीं। इसलिए फ्लाइट की जो भी चीज होती है वो टाइमली, जैसे ट्रेन लेट हो जाती चल जाता है, फ्लाइट में भाई बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो रिस्की होता है ना। तो ये हमेशा रखना कि फ्लाइट्स के लिए पूरा एकदम शेड्यूलिंग होती है उसी टाइम पे, ठीक है। तो जिस रनवे पे फ्लाइट, खुद सोचो ना कि पर अगर हमने कहा 500 फ्लाइट, ठीक है, 500 फ्लाइट 600 फ्लाइट आना जाना हो रहा है, या 1000 फ्लाइट के आसपास, तो कहीं ना कहीं रनवे हर वक्त बिजी है ना, कोई ना कोई फ्लाइट आ रही है, कोई ना कोई जा रही है, कुछ प्राइवेट फ्लाइट प्लेन्स होते हैं, ठीक है। तो एक फ्लाइट पूरे रनवे से क्रॉस करने में आना जाना करीब 10 से 11 मिनट का टाइम लेती है ना, एक फ्लाइट को के लिए रनवे 10 मिनट देता है, तो 1 घंटे में सिर्फ 6 फ्लाइट ही या फिर आ सकती है या जा सकती है, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो एक रनवे से 250 फ्लाइट्स के आसपास 24 घंटे में आना या जाना कर सकते हैं, रनवे पे करीब 10 मिनट लग जाता है भाई, ठीक है। तो अब इनकी जो शेड्यूलिंग होती है वो शेड्यूलिंग होती होती कि अगर 10 मिनट के बाद उसी रनवे पे कोई फ्लाइट आनी है, तो भाई हमको फ्लाइट को यहाँ पर टेक ऑफ करा देना है। अगर हम कराएंगे नहीं तो वो भी लैंड करेगी, लैंड करेगी, इसको रोक लिया मुझे फ्लाइट को, तो जब दूसरी फ्लाइट का डिपार्चर का टाइम हो गया, उस फ्लाइट का, और फिर दूसरी भी फ्लाइट उसी रनवे पे आनी है, इसलिए यहाँ पर टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर फ्लाइट बहुत डिलेज हो रही है क्या, तो फिर हो जाती है कि एयरलाइंस कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि एयरपोर्ट में ये कंपलसरी होता है कि आप बोर्डिंग पास एयरपोर्ट पे 1 घंटे पहले ले लीजिए, है ना। आपने, किसी ने फ्लाइट ट्रैवल किया है, यस सर, एक बार किया था। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि फ्लाइट में, ट्रेन में तो चलती हुई ट्रेन पकड़ लोगे, फ्लाइट में ना पकड़ लोगे, ठीक है। यस सर। तो फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको एयरपोर्ट से जो डिपार्चर टाइम उससे 1 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ता था। यस पहले पहले बोर्डिंग पास आपको एयरपोर्ट पे मिलता था, अब तो बोर्डिंग पास आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन टिकट बुक कर ली तो फ्लाइट बुक हो गई, आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ता है, ठीक है। वो एयरपोर्ट पे भी मिलता है, अब ऑनलाइन भी मिल जाता है, ठीक है। अब फ्लाइट में क्या होता है, 1 घंटे पहले तो वहां पर पूरा, क्योंकि यार वहां पर चेकिंग होने में टाइम लगता है, ठीक है ना, बैठाने में टाइम लगता है, तो वो पूरा एक शेड्यूलिंग होती है, उसमें वो डिले नहीं कर सकते। एक बार तो मेरी फ्लाइट छूटी थी, मैं कंपनी के काम से, मुझे उड़ीसा भेजा जा रहा था। अब वहां पर 1 मिनट
हम तो टाइम सोचे, मेरे जो को फाउंडर थे वो लेट हो गए। अब फ्लाइट, हम 1 मिनट बस बोर्डिंग पास लेने में फ्लाइट से 1 मिनट लेट हो गए, 59 मिनट्स पहले, तो हमें बोर्डिंग पास नहीं दिया गया। उसके लिए फिर आपको वही फ्लाइट पकड़नी, 40,000 रुपीज पर पैसेंजर पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ऐसे होने लग जाए तो कोई भी आराम से पहुंचे, लेकिन वहां पर चेकिंग होती है, एंट्रीज होती है। अब मान लो अगर मैं फ्लाइट में, लगेज लोडिंग भी होती है, ठीक है। अब मैं फ्लाइट 20 मिनट पहले एयरपोर्ट पहुंचा, 20 मिनट में मेरी फ्लाइट निकलनी है। अब मेरा लगेज भी जाना, अब मेरे लिए स्पेशली तो लगेज रखा नहीं जाएगा प्लेन में, है कि नहीं। 1 घंटे पहले जितना भी लगेज कलेक्ट हो जाएगा उसकी लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी एयरपोर्ट पे, मतलब प्लेन में। अब मैं आधे घंटे पहले पहुंचो तो मेरे एक 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 बंदा आ रहा है 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, तो ऐसे तो नहीं होता ना, कि नहीं। तो ये सारी चीजें होती है, तो फ्लाइट डिले होने के रीजंस, ये सारी चीजें, इसलिए फ्लाइट में चीजें देखो टाइमली होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे ऊपर प्लेन फ्लाई करना, अब किसी एयरपोर्ट पे लैंड करना है, ठीक है ना, उसकी भी एक शेड्यूल टाइम होती है, ठीक है। अगर मान लो फ्लाइट टेक ऑफ करते वक्त, ठीक है, 10 मिनट डिले हो गई, अगर फ्लाइट यहाँ टेक ऑफ करते वक्त 10 डिले हो गई, और जो उसकी शेड्यूलिंग टाइम है, तो वहां पर उसको लैंड करते वक्त भी तो 10 मिनट लेट हो सकती है ना। बट उस लेट को कवर करने के लिए फ्लाइट की स्पीड को बढ़ाते हैं, जिससे वहां हम लेट ना पहुंचे, लैंड टेक ऑफ में लेट हो गए, लैंडिंग में ना हो। अब जनरली फ्लाइट की जो स्पीड पता है क्या होती है तुम लोग, फ्लाइट की स्पीड कुछ तो आइडिया होगा। स्पीड का सर जेट वगैरह की स्पीड का। देखो, एक जनरली फ्लाइट की जो स्पीड होती है, ठीक है, अब जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करता है, तो जो टेक ऑफ स्पीड होती है फ्लाइट को 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 या 1.5, मतलब 80-90 सेकेंड के अंदर अंदर फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए भी स्पीड होनी चाहिए 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टेक ऑफ के लिए। जो एयरबस वगैरह होती है फ्लाइट्स, वो और भी हैवी फ्लाइट्स होती हैं, उनको भी स्पीड बहुत चाहिए रहता है, और वो स्पीड मिलती है इंजन से। ऐसे लैंडिंग करते वक्त, अब जो जनरली फ्लाई करती हैं फ्लाइट से, ठीक है, उनकी जो स्पीड होती है 700, 800, 900, 800 के आसपास है। हाँ 700, 800, 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, ठीक है। तो हर चीज को बैलेंस मेंटेन करना, अब 10 मिनट हो गया, लेट हो गई, तो फ्लाइट को कवर करना है, तो उनके पास पूरा कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है। अब ऊपर फ्लाइट भी होती है, ठीक है। अब जो फ्लाइट का जो पूरा करंट सिस्टम, रेडार, ये जो भी चल रहा है, ठीक है। अब कोई फ्लाइट चल रही है, बहुत सी फ्लाइट आ रही होती है, जा रही होती है, लेफ्ट से भी आप ऊपर जाओगे ना, ठीक है, तो वहाँ ऊपर भी जो स्काई होता है वो क्लीन होता है। आप दूर से भी और फ्लाइटें तुम्हें देखने को मिल जाएगी विंडो से, ठीक है। आपको फ्लाइटें देखेंगी, जैसे नीचे से देखते हो ना, वैसे ऊपर जाने पे फ्लाइटें दिखती हैं, ठीक है। तो होता है क्या है ना, कि वो रोड तो है नहीं कि ब्रेक मार दोगे सामने से आ रही है कोई, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि जो फ्लाइट की हाइट होती है उसको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। हर फ्लाइट को एक हाइट पे रखा जाता है। अगर मान लो सामने से फ्लाइट आ रही हो, अगर सेम हाइट हो तो कोलिजन हो जाएगा। तो अब कोलिजन को रोकने के लिए या फिर रूट चेंज किया जाए, देखो यहाँ पर ये रूट मैप है, ठीक है। अगर मान लो सेम टाइम पे इंडिया से लॉस एंजलिस जा रहे हैं और लॉस एंजलिस से इंडिया आ रहे हैं, अब एक ही तो रूट रहेगा ना दोनों का, रूट एक ही रहेगा ना। अब कहीं नहीं कोइंसिडेंस तो होगा, सेम रूट पे सेम हाइट पे आएंगे तो कोलिजन तो हो जाएगा। लेकिन अब उस केस में क्या करेंगे, या फिर रूट चेंज करें, रूट चेंज करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, ट्रेवल टाइम, फ्यूल का एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा, टाइम होगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़े से हाइट में फर्क रखते हैं, कुछ फीट्स का। तो हम हाइट से, रूट मैप वही है, हाइट में हमने चेंज कर दिया जहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है। तो सोचो ना, दिल्ली से मुंबई आ रहे हो या मुंबई से दिल्ली आ रहे हो, रूट तो एक ही है ना, अगर नॉन स्टॉप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं फ्लाइट्स का आना जाना सेम टाइम पे तो बहुत रहेगा, बट वहां पर इस
कोलिजन को रोकने के लिए क्या करेंगे, वो हाइट रखेंगे, ये फ्लाइट इतने हाइट पर रहेगी, उधर से जो आ रही है उसकी हाइट ये रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है किसी रीजन से ही उनके सिस्टम में, ये सारी चीजें तो वो कर देती प्रॉब्लम। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती। अब जल्दी प्लेन क्रैश नहीं सुनते हो, पहले बहुत प्लेन क्रैश होते थे, बट आज के टाइम सेफ है। अब मुंबई में पिछले 4-3 महीने से बारिश हो रही है, ठीक है। अब फ्लाइट में क्या होता है, इतनी बारिश में, ठीक है, फ्लाइट चल नहीं पाती, लेकिन फिर भी मुंबई में इंपॉर्टेंट फ्लाइटें चलती हैं। अब उसमें टर्बुलेंसेस आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, अर्थक्वेक से भी भयंकर भयंकर आते हैं। तो सारी चीजें टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी जिन्होंने चीजों को बहुत ज्यादा सेव कर दिया, ऐसे जैसे बिग डेटा टेक्नोलॉजी हो, सब आने के रीजन है कि इनकी हेल्प से चीजें बहुत इजी हो गई। ठीक है, अब जो फ्लाइट जो होता है, फ्लाइट से भी डेटा जनरेट होता है। पता है एक फ्लाइट से कितना डेटा जनरेट होता है? फ्लाइट में सेंसर्स होते हैं, ब्लैक बॉक्स सुना होगा फ्लाइट में। हाँ सर सुना है। तो ब्लैक बॉक्स में डेटा जनरेट होता है, फ्लाइट की सारी एक्टिविटी नोट डाउन होती है हाँ इससे। वहीं से पता लगता है कोई भी प्लेन हम्म, क्रैश हो जाए तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से क्यों क्रैश हाँ हुआ। हाँ, तो फ्लाइट की हर एक सेकंड की एक्टिविटी नोट होती है। जैसे हम अपने सीट पे भी कुछ कर रहे होंगे तो वो भी कि भाई इस पैसेंजर ने इस ये है प्रॉब्लम क्रिएट करी, इसकी वजह से हो गई कुछ प्रॉब्लम। ठीक है ना, इसलिए फ्लाइट में हम सर ये भी होता है, जो सीट आपकी बुकिंग दी जाती है आप उसे सीट पे बैठाते हैं, चेंज नहीं करते। इस सीट पे आपकी ये बुकिंग इस पैसेंजर के नाम पे सारी चीज पूरा चलता है। तो अब देखो होता है कि फ्लाइट से जो डेटा जनरेट होता है ना, करीब 30 मिनट में फ्लाइट से 10 TB का डेटा जनरेट, 30 मिनट में 10 TB का डेटा जनरेट होता है। ये वही एक इंजन से, फ्लाइट में 2 इंजन होते हैं जनरली, जो नॉर्मल फ्लाइट होती है। तो उसमें आधे घंटे में मतलब 20 TB, मतलब 1 घंटे में एक फ्लाइट 40 TB का डेटा जनरेट कर, और 40 TB तुमको सोचो ना कितना होता होगा। 1 घंटे में एक फ्लाइट सिर्फ 40 TB का डेटा जनरेट करता है। अब मान लो कि एक महीने में लॉस एंजलिस से फ्लाइट 16,000 फ्लाइट्स गई, और 16,000 इंटू, ठीक है, 40 TB मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, अगर हम 16,000 फ्लाइट जा रही है उसका अगर एवरेज टाइम कैलकुलेट करें, टोटल एवरेज टाइम फ्लाइट का क्या रहा, मे बी 2 आवर, 3 आवर्स हो, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट भी है डोमेस्टिक भी है। तो एवरेजली मान लिया 3 आवर्स का फ्लाइट है। आप कैलकुलेट करो कितना डेटा जनरेट हो जाएगा फ्लाइट से। एवरेज 16,000 फ्लाइट लॉस एंजलिस से चल रही है, ठीक है ना, और उसका जो एवरेज फ्लाइट ट्रैवल टाइमिंग है सपोज 3 आवर है, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 3, और 1 घंटे में 40 TB का डेटा जनरेट होता है। तो टोटल करीब 20 lakhs मीन्स 2 million TB का डेटा जनरेट होगा 1 महीने में। अब 2 million TB का डेटा जनरेट हो रहा तो ब्लैक बॉक्स में तो नहीं रखेंगे ना हमेशा, उसको कहीं नहीं कहीं स्टोर कराते होंगे, है कि नहीं, या क्लीन करते होंगे। तो ऐसे पैसेंजर का डेटा हो गया, है ना, बुकिंग का डेटा हो गया, ऐसे बहुत से डेटा जनरेट होते हैं कि फ्लाइट से। अब इंडियन रेलवे का सोच लो कितना डेटा जनरेट होता है, ई कॉमर्स कंपनी का, बट डेटा को तो रखना है ना, मैनेज करना, डेली बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। अब ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको हैंडलिंग करने के लिए टूल्स टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो देखो ये प्रोजेक्ट है, अब इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने तुम्हें चीजों को बताया कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। जब आप डेटा देखोगे तो और भी चीजें मिलेंगी तुम्हें, ठीक है, टाइमिंग्स होंगी, उस डेटा में प्रॉब्लम्स होगी तो उसको हमको डेटा क्लीनिंग करना पड़ेगा, है ना, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ रहा ना ये सब चीज जो बता रहे हैं। यस सर। तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते वक्त प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए सिनेरियो, जैसे आप बैंकिंग डोमेन में काम कर रहे हो या हेल्थ केयर डोमेन में काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको वहाँ की चीजों को समझना पड़ेगा होता कैसे। एयरलाइंस के डेटा पे काम करना, अब आपको यही नहीं पता कि माइल्स की डिस्टेंस क्या है, 257 है क्या, स्पीड क्या होनी चाहिए, ट्रेवल टाइम क्या होता है, ठीक है ना, डिले कितने टाइप्स होते हैं वो नहीं पता कि डिपाजिट डिले होता क्या है,
कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं। जब यह पता ही नहीं होगा तुम्हें, तुम रिपोर्ट बना पाओगे, काम कर पाओगे नहीं ना। तो तुम्हें डेटा के बारे में पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, डेटा की इंफॉर्मेशन, है कि नहीं। यस सर। तो इस चीज का तुम्हें थोड़ा सा देखो ध्यान देना पड़ेगा चीजों को आगे करते वक्त। ठीक, इसलिए बताएंगे तुम्हें हर चीज, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान देना। तो प्रोजेक्ट तुम्हारा जो करवाएंगे वो हम इस डेटा सेट पे कराएंगे, हर चीज बताएंगे, और थोड़ा सा अपना माइंड दिमाग यूज करते हुए भी चीजों को चलना। ठीक? जो तुम पढ़ोगे क्लाउड की सर्विस या ये सारी चीजें यहाँ पर यूज करेंगे, बट हिमांशु डेटा हमारा कहीं और होगा, हम काम कहीं और कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, ये सारी चीजें। ठीक है, अब जैसे मान लो रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट आने के बाद तुम इस डेटा को विजुलाइज करना चाहिए, रूट मैप है। ये क्या रूट मैप क्या किया गया, विजुलाइज किया गया है। अब डेटा विजुलाइजेशन करना है जो रिपोर्ट आई, अब उसके लिए तुम्हारे पास मैटप्लॉटलिब भी है, पाइथन की लाइब्रेरी, या आप पावर बीआई वगैरह को यूज कर लो डेटा विजुलाइजेशन के लिए। अब स्पार्क में तो विजुलाइजेशन ऐसे होता नहीं है, वो लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी डेटा विजुलाइजेशन के लिए। तो रिपोर्ट तुमने बनाई, मान लीजिए जो एयरलाइंस का रिपोर्ट है, ऑन टाइम, डिले, कैंसिल, अब मैं करूँ इसका पाई चार्ट बनाना तुम्हें, ठीक है। तो राइट वो वाली टैब पे हो जो रिपोर्ट था अब जो बिजनेस एनालिस्ट वाले होते हैं वो बात करते हैं प्लॉटिंग, मतलब डायग्राम्स को लेकर के, वो ऐसे सीट पे काम नहीं करते। तो उस डेटा पे जाओ जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस वाली थी, जो एक सीट आ रही थी, फिल्टर लगाया था जहाँ पे, उस टैब पे जाओ। यहाँ पे। हाँ, अब जैसे ये रिपोर्ट बनी, अब इस रिपोर्ट को मैं चाहता हूँ विजुलाइज करूँ, चाहे वो पाई चार्ट बनाओ, ठीक है, या पिलर बनाओ, या लाइन ग्राफ बनाओ। तो अब उसको बनाने के लिए तो आपको कोई और टूल्स टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी ना। हम्म, मैं कह रहा हूँ उसको तो प्लॉटिंग करना है, आप विजुलाइज करके देखना है, ऐसे मुझे नहीं चाहिए रो कॉलम के फॉर्म में। अब इसको विजुलाइज करो, पाई चार्ट बना लो या पिलर्स में कर लो, ठीक है ना, या लाइन ग्राफ बना लो, ठीक है ना, जैसे क्रिकेट मैच देखते हो गए ना। अच्छा चलो, क्रिकेट मैच में कितने टू इनिंग्स होते हैं ओडीआई में, टोटल 100 ओवर्स होते हैं, ठीक है ना, होता है ना, हर बॉल, हर मैच, हर बोर, 4 बाउंड्रीज, विकेट, पूरे क्रिकेट मतलब 8 घंटे के मैच को, जो 100 आवर्स, 100 ओवर्स की मैच हुआ है 50-50, उस पूरे डेटा को, जो भी उससे डेटा जनरेट हुआ है, वो टीवी में दिखाते होंगे ना, एक ग्राफ बना के दे देते हैं, लाइन ग्राफ, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया ग्राफ, हाँ किस हाँ। ओवर में कितना रन बन रहा है, कितने विकेट गिर रहे हैं, या पिलर्स, पिलर चार्ट बनते हैं, है ना। तो तुमने 8 घंटे का डेटा, जो 100 ओवर का डेटा जनरेट हुआ, उसको एक सिंपल से ग्राफ में देख लेते हो, है ना। वो पूरे 100 ओवर का मैच होता है ना, अभी वही तुम्हें एक्सेल में बना के देख दे देता हूँ, और वो वही, और वही चीज तुम एक पिक्चर में भी तो देख सकते हो ना। अगर पिलर चार्ट बना दो, 50 पिलर्स खड़े करने, 100 पिलर्स, पतले पतले, और भी किसी पिलर, अब किसी ओवर में मान लो 5th ओवर में 10 रन बनाए, तो पिलर की हाइट रहेगी ना, क्योंकि एक्स और वाई पे वो रखी जाएगी ना, नंबरिंग वगैरह, कोऑर्डिनेट्स वगैरह। 10 रन बने, उस ओवर में विकेट गिरा या नहीं, वो भी डब्लू लिख देते हैं, है कि नहीं। तो देखो तुम्हें 100 ओवर्स का जो डेटा है वो विजुलाइज हो गया तुम्हारे एक सिंपल चार्ट में। क्रिकेट में तो दिखाते हैं ना, ग्राफ वगैरह बनाते हैं, एक लाइन ग्राफ बनाते हैं या फिर पिलर ग्राफ होता है, पिलर चार्ट होता है, दो ही होता है ना। और जो बैट्समैन हो गए, उन बैट्समैन का रन बनाते हैं कि किसी ने ऑफ साइड कितना रन बनाया, किसी ने लेफ्ट साइड कितना बनाया, किसी ने स्ट्रेट पे कितना बनाया, तो उसके लिए क्या कौन सा डायग्राम को प्लॉट करते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट में एक सर्किल होता है, उसमें डिवीजन करते हैं, है ना। इसमें दिखाते हैं कि बैट्समैन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ साइड रहा, वो होता है पाई चार्ट। तो अब ये डेटा जनरेट हो रहा है और कंटिन्यूसली
फास्ट बेसिस पे ये रिपोर्ट भी जनरेट हो रही, तो पीछे तो टेक्नोलॉजी काम कर रही होगी ना, है कि नहीं? है ना? सर तो क्रिकेट मैच में भी ये रियल लाइफ का एक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। ऐसे तुमको यहाँ पर भी करना पड़ जाएगा। तुमको सोचो ना कि डेटा को अगर रीड करना है, स्टडी करना है, एनालाइज करना है, तो प्लॉटिंग से बेस्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है डेटा आसान हो विजुअलाइजेशन। जाता है। जैसे ये तुम एक्सेल में रीड कर रहे हो, ये प्रॉब्लम एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, अगर ये विजुलाइज कर दिया जाएगा, पढ़ना ही नहीं है, देखने से समझना। इसलिए जो बिजनेस एनालिस्ट वाले लोग होते हैं वो प्लॉटिंग इन सब पे ध्यान देते हैं, इसलिए तुम्हें आनी भी चाहिए हर चीज। ठीक है, जैसे मैंने रिसेंट प्रोजेक्ट में जो काम किया था उसमें मुझे कुछ दिन के लिए पावर बीआई का भी यूज करना पड़ा। एजर वर्ड पे काम कर रहा था। ठीक है, जो रिपोर्ट बनानी है उससे जो डेटाबेस एपीआई से जो डेटा पिक करेंगे हम, उससे हमको रिपोर्ट बनानी है और उस डेटा को हमको प्लॉटिंग करके भी दिखाना है, तो मुझे पावर बीआई पढ़ना पड़ा। पावर बीआई का प्लॉटिंग का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा, कनेक्ट कराया, काम हो गया। पूरा थोड़ा ना पढ़ने बैठ रहे हैं पावर बीआई, जितनी जरूरत थी उतना मैंने पढ़ के काम कर दिया। ठीक है, अब जैसे मुझे कल किस चीज पे काम करना पड़ेगा, ये काम करना है, इसके लिए ये पढ़ने की जरूरत है, मैंने पढ़ा और काम कर दिया। मुझे पढ़ना थोड़ा ना, और भी ये सीखना थोड़ा ना है, काम पढ़ा तो जरूर पढ़ी, पढ़ लिया, कर दिया, है ना? तो वो चीज हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ आ रहा ना कुछ चीज? इसलिए कह रहा हूँ जो क्लास कर ली थी उसको तुरंत ही करते हो जो, नहीं तो गैप होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो ये हमारा रहेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट को भी अच्छे से कर लेना, समझ जाओगे हर चीज। ऐसा नहीं हो कि नॉर्मल मैंने वो 5-6 कॉलम का कॉलम डेटा उठा लिया, 10-20 MB का डेटा उठा के काम कर लिया। वो नहीं, ढंग से करोगे काम, ऐसा नहीं है। लेकिन टाइम स्पेंड करना पड़ेगा थोड़ा, खुद का। तुम्हें मैं तुम्हें बताऊंगा, समझाऊंगा, करोगे तुम खुद। एक यूज केस हम बना के दे देंगे, कोई मान लो यही वाला यूज केस मैंने बना के दे दिया। अब इस यूज केस में तुम्हें चेंजेस करने हैं, जैसे ऊपर तुमने ओरिजिन डेस्टिनेशन के लिए चेंजेस किए, तो इस तरीके तो चेंजेस तुम नॉर्मली कर सकते हो ना, कोड में थोड़ा सा चेंज करोगे, अब रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी, है कि नहीं? यहाँ पर भी क्या किया गया, सॉफ्टवेयर बनाया गया है, बैकएंड में क्वेरी चल रही है, तुमने फिल्टर लगाया, यही फिल्टर तुम क्वेरी लिखोगे उस समय भी लगाओगे, कंडीशन पास करोगे, वेयर ओरिजिन इक्वल्स टू लॉस एंजलिस, ठीक है, डेस्टिनेशन इक्वल्स टू ऑल, ठीक है, वहाँ स्टार लगाए, कुछ भी कंडीशन या किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट का करना तो वो पास करोगे। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन, डेट फ्रॉम, डेट फ्रॉम 5/1/22 से लेकर के एंड डेट, ठीक है ना? या क्वेरीज में ये कंडीशन फिल्टर्स लगाओगे, यहाँ आप तुम ऊपर सेलेक्ट कर दो, ऊपर सेलेक्ट भी करो, बैकएंड में क्वेरी फिर भी चल रही है, ये चीज तुम खुद से भी करोगे। ठीक है, यस। तो ये है। तो अब जैसे बीटीएस होता है, वो यूएस गवर्नमेंट की एक साइट है जहाँ पर एयरलाइंस की पूरी अपडेट इंफॉर्मेशन हैं, और भी चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। ठीक है, आईबीएम की साइट पे भी तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये देखो। ठीक है, तो ये देखो, नीड समझो कि डेटा देखो बहुत जनरेट हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या आती है, कितनी इंपॉर्टेंट है डेटा स्टोर करना या नहीं, तो बहुत मतलब एक दिन में ये मान लो भाई लाखों फ्लाइट चलती हैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, लाखों फ्लाइट्स। दिल्ली एयरपोर्ट से अगर एक दिन में 250 फ्लाइट मान लो डिपार्चर कर रही है, तो इंडिया में भी तो मुंबई से भी करती होगी। ठीक है, 10,000 फ्लाइट तो इंडिया में डिपार्चर करती होगी डेली बेसिस पे, कितनी कंट्रीज होगी? ठीक है, लाखों फ्लाइट चलती है एक दिन में। ठीक है, तो बहुत डेटा जनरेट होता है, बहुत। ठीक है, तो नीड को समझो, ऐसा नहीं कि कंपनी में तुम थोड़ा सा देखा है, नहीं, थोड़ा बहुत इतना ह्यूज है ना, तभी तो इस टेक्नोलॉजी की नीड पड़ रही, नहीं तो क्यों पड़ती? स्टॉक मार्केट या बैंकिंग में देखो, या पेटीएम में देखो, पेटीएम में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, जैसे मैं पेटीएम में सुबह से लेकर शाम तक का 10 ट्रांजेक्शन 25 ट्रांजेक्शन करता हूँ। ठीक है, 10 रुपए, 50 रुपए, ऐसे कोई ट्रांजेक्शन,
तो देखो मैं एक दिन में कितना डेटा जनरेट कर रहा हूँ। तो ऐसे तो बहुत से यूजर है ना, डेली बेसिस पे डेटा जनरेट हो रहा है ना। आप खुद सोचो ना, क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप स्टार्ट है, एक दिन में 8 घंटे का मैच चल रहा है, तो मैच का डेटा तो जनरेट हो रहा है, पूरा ड्रीम इलेवन जनरेट कर रही है, इधर कोई और गेमिंग सेक्टर कर रहा है, कोई बैटवे वाले कर रहे हैं, है ना, बैटिंग चल रही, वहां डेटा जनरेट हो रहा है, स्टॉक मार्केट में भी हो रहा है ना, क्योंकि मैच में तो एडवर्टाइजमेंट भी चलता है ना, तो उसके इफेक्ट स्टॉक पे भी पड़ते हैं। तो देखो ना, एक थोड़े से वजह, थोड़ी की चीजों की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ता है चीजों पे, डेटा कितना जनरेट होता है। 8 घंटे की वीडियो चल रही है, लाइव दिखाया जा रहा है ओवरऑल वर्ल्ड में, हजारों सब, मतलब पता नहीं कितने कैमरेज लगे होंगे, है ना, उस कैमरे से कितना डेटा जनरेट हो रहा है, तो उसकी कॉपीज भी यूट्यूब पे भी पड़ती है, किसी साइट्स पे भी पड़ रही है। तो एक मैच से कितना डेटा जनरेट कर देते हैं, है कि नहीं। अब उसको हैंडल मैनेज ये सारी चीजें करनी पड़ती है। अब जैसे हम भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं जूम पे, ये डेटा जनरेट कर रहे हैं, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग सर्वर क्लाउड पे जाएगी, तो तुम खुद बताओ ना कितने MB या GB की होगी। अपने फोन में तुम 1 घंटे की वीडियो बनाओगे, कितने MB की चली जाएगी, कितनी चीजें। आज के टाइम पे एक फोटो खींचते तो वो 2 3 4 MB की हो जाती है कि नहीं। 1 घंटे की वीडियो, 1 घंटे की वीडियो देखो कितने साइज की हो जाएगी, 1 GB क्रॉस कर जाएगी ना, करीब करीब। फोन से ही अगर तुम 10 मिनट की वीडियो बनाओगे ना, तब भी वो 150 200 250 MB की होती है, 10 मिनट की वीडियो। 1 घंटे की वीडियो फोन का मतलब हो गया 1 GB क्रॉस कर गया। अब जैसे क्लाउड पे ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लाउड पे कम साइज जाता है, तो 1 घंटे की वीडियो फिर भी होगी ना, 300 MB से ऊपर की जनरेट होगी एटलीस्ट, 300 MB कम से कम। किसी दिन इनसे कह देना कि एक रिकॉर्डिंग आप मुझे भेज दीजिए, फिर देख लेना कितना डेटा जनरेट कर दिया हमने, आप क्लास में ही, पढ़ते हुए क्लास में ही हमने डेटा जनरेट किया, और ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होना ना क्लाउड पे, और वहाँ पेमेंट करनी पड़ेगी ना उनको, चलते। ऐसे हम डेली क्लास ले रहे हैं, अगर मान लो एक, मैं डेली सपोज 1 घंटे कह रहा हूँ, मतलब 365 क्लासेस ली, मतलब 365 घंटे अगर मैंने एक साल में पढ़ा दिए, खुद देखो ना मैंने कितना डेटा जनरेट कर दिया, है ना। इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, तुम भी यूज कर रहे हो, तुम्हारा भी इंटरनेट खर्च हो रहा है, उससे भी डेटा जनरेट हो रहा है, क्योंकि मेल आईडी से लॉग इन करी है, मेल पे हिस्ट्री चढ़ रही है ना। तो ये देखो, अब इन सब चीजों को कब कहाँ कैसे यूज हो रहा है, वो कंपनीज में ही होता है। ठीक है, तो देखो ये है प्रोजेक्ट को लेकर के थोड़ा सा, ठीक है, आगे हम इस चीज को लेकर के काम करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए को इतना ही करते कि विवेक में नहीं, आगे बढ़ने से फायदा नहीं, और जो फाइल तुम लोग नहीं चलेगी वो चला लेना। और जो डाउनलोड, क्या कौन दिखा रहा था, डाउनलोड कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, दिखाओ मुझे, कितने डाउनलोड हो गए। ये मतलब स्पीड कम आ रही है, ऐसी ही आएगी। मैंने ये एक वन दो टू ट्वेंटी टू ठीक है, कितना 1.7, थोड़ी देर हो ही जाएगी ना, 5 घंटे में डाउनलोड कर लो, स्क्रीन लॉक ना होने पाए। मैंने सर 2 3 बार करके देख लिया, पहले मेरा फेल्ड हो गया एक बार 2 GB के ऊपर। तुमने साइट इन मिरर कहाँ से डाउनलोड किया, ऑफिशियल वो वेबसाइट। गूगल सर्च करो। मैंने सर यहाँ से डाउनलोड किया, मैं आपको बताता हूँ। युवंतु की ऑफिशियल साइट है। हाँ हाँ, वहीं से किया सर मैंने। हाँ, तो यार नेट का थोड़ा सा होगा या कुछ भी। अरे यहाँ। तो चले जाओ यार, साइबर कैफे 2 3 4 रुपए खर्च करो, क्या है टाइम का। सर एक्चुअली ना वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे यहाँ से ना साइबर कैफे काफी दूर है थोड़ा, तो अच्छा, फिर इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो कब का करवा के आ जाता। सुधार तुम कर लेना यार, तुम भी, और विवेक को ही बता देना। हो रखा है सर मेरा। वो रखा है ना, ठीक है, इसको भी हेल्प कर दो फिर जब दिक्कत हो। सर वो स्पीड की दिक्कत है ना, वो मेरे पास पहले था, तो मेरा फिर 3 4 दिन में हुआ था।
तुम्हारा भी 3-4 दिन? जैसे वो बैकएंड पे सर्वर ही स्लो है। अच्छा, तो ठीक है, वेट ही करो, जब उधर हो रहा है तो तुम्हारे लिए स्पेशल तो तेज कर नहीं देंगे, ठीक है? तो तुम भी वेट करो, आराम से करो, ठीक है? हाँ सर बताइए। सर अभी हमारी क्लास वीकेंड पे वीकेंड हुआ करेगी या फिर बीच में भी हुआ करेगी जैसे पहले हुई है? देखो, वीकेंड में हम ये सोच रहे थे, वीक डेज में जैसे कोई डाउट हुआ तुम्हें किसी तरीके से, तुम भी कुछ काम कर रहे होगे या पढ़ रहे होगे, है ना, तो वीक डेज में कुछ डाउट सेशंस कर दिए गए, एडिशनल नहीं पढ़ेंगे। वीकेंड में हम सोच रहे हैं कि एक मॉर्निंग में क्लास ले लिया करेंगे, एक इवनिंग में ले लिया करेंगे, ठीक है? जैसे ओके। अभी 1 बजे 2 बजे ले लिया, कुछ तुमने पढ़ लिया तो इवनिंग में 8 बजे ले लेंगे आज, है ना? तो इस तरीके से कर लिया करेंगे, जिसमें टाइम भी नहीं बहुत ज्यादा जाएगा, लंबा कोर्स भी नहीं खींचेगा, क्योंकि बहुत लंबा खींचना भी सही नहीं रहता, आप भूल जाओगे पुरानी चीजें, मिक्स चलेगी ना सारी चीजें, तो लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है, ठीक? तो वीकेंड में हम सोच रहे हैं कि 2 क्लासेस ले लिया करेंगे, वीक डेज में अगर जरूरत पड़ गई ले लेंगे, कोई डाउट हुआ वो पूछ लेना, नहीं तो आपस में कुछ मीटिंग कर लिया करो डिस्कस करने के लिए, है ना? हम्म। क्योंकि देखो, बहुत सारा अब जैसे मैंने कल पढ़ाया, उसी चीज को हम इवनिंग में कंटिन्यू कर लिए, आज कर लिए। अब मैंने आज पढ़ाया कुछ, आज मान लो कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, अब 2 दिन के गैप के बाद फिर वहां से कंटिन्यू करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग का कुछ मिनट बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने आज प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया कि वेस्ट ना हो टाइम, क्योंकि लिनक्स वैसे भी इंस्टॉल नहीं हुआ तुम्हारा, ठीक है, चला नहीं पाए हो, अब मैं वो स्टार्ट कर दूंगा तो वो तुम्हारा बेकार हो जाएगा, इसलिए ये बता दिया मैंने, ठीक है? तो देखो कि टाइम का सही तरीके से यूज करें, है ना? तो ये देखते हैं कि अगर तुम लोग को प्रॉब्लम तो वीकेंड में हम 2-2 क्लासेस ले लेंगे, एक मॉर्निंग में 1 बजे से ले लिए और एक इवनिंग में देख लेंगे, 7-8 बजे या 9 बजे, 9:30 बजे। और वीक डेज में भी देख लेंगे, वीक में एक दिन या कोई डाउट क्लास रखनी है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है ना? बट सैटरडे संडे तुम लग जाएगा करो, वीक डेज में अगर मैंने क्लास ले भी ली, मे भी टाइम ना दे पाऊँ, रात को 11 साढ़े 11 क्लास ओवर की, सुबह कॉलेज जाना हो या कुछ असाइनमेंट हो, ये सारी, और सैटरडे संडे रहेगा तो प्रॉपर टाइम, जैसे मैंने क्लास ले लिया, अपना डिनर ब्रेक लंच वगैरह कर लोगे, 2-3 घंटे पढ़ लिया, फिर इवनिंग में क्लास ले ली, है ना? और वीक डेज में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके अपना जो पढ़ा है उसको रिकॉल कर, तो जो भी तुम लोग को सही लगे, ठीक है? और वीकेंड में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर वीकेंड में सैटरडे संडे कंटिन्यूस क्लास हो जाएगी, चीजें कवर होंगी। वीकडेज में एक दिन का गैप लेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है? कोई कॉलेज तो नहीं है हमारा, ये कोई डेली आज ये पढ़ा कल वो पढ़ेंगे, तो ये देख लो थोड़ा अपने हिसाब से। ठीक है सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? और ये सारी चीजों को ठीक कर लो अपना, सिस्टम वगैरह का, ठीक है? बाकी अगली क्लास लेंगे ट्यूसडे को, है ना, तो वो तो लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके बट सर। सैटरडे सैटरडे संडे थोड़ा सा देखो कि अब ये भी नहीं होता कि मैं लगातार यहाँ से 3 घंटे ले लूँ, तो वो भी बेकार है, इससे अच्छा 1.5-1.5 घंटे की 2 क्लास लेते हैं सैटरडे को, संडे को भी 1.5-1.5 घंटे की 2 ले लेते हैं। मैं तो चीजों को बताने के 2 ढाई 3 घंटे की लगातार कंटिन्यूस भी कोई फायदेमंद नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें, क्योंकि देखो धीरे धीरे मैं फास्ट होऊंगा, फास्ट मतलब काफी फास्ट होना पड़ेगा, इतना डिटेल में बताएंगे तो भाई बहुत टाइम, तो मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल दूंगा, कुछ करना है तुम्हें मेरी बातों को बड़े ध्यान से केयरफुली सुनना है और उसको फॉलो करना है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। और फिर मिलते हैं बाद में किसी और दिन, ठीक? ठीक है। ठीक है सर। ओके। ठीक है, फिर अपना ये कर लो, डाउनलोड कर लो, हो जाएगा। अगर कुछ और करना, 16.04 यूबंतु कर लेना, वो 1 पॉइंट समथिंग GB का ही, ठीक हाँ सर बस अभी कर ही लूंगा ये, हो जाएगा ये आज शाम तक। है? ठीक कर लो, विवेक से भी कह देना यार, सिस्टम रेडी कर लेगा, एक एक करके मत करो, सब लोग एक साथ कंप्लीट रेडी थे, हाँ सर ठीक है। नहीं तो फिर मेरे को विंडो पे ही बताना पड़ जाएगा तुम, वो इसलिए नहीं कह सर। रहा हूँ उस पे, क्योंकि जरूरत पड़ने पे हाई पे काम करना पड़ा या डॉकर वगैरह, तो उस पे इजी रहेगा बताना, और लिनक्स ठीक। भी सीख के जाओगे कंपनी में,
सपोज लिनक्स आता है यूज करना तो बोल तो पाओगे ना, मैंने लिनक्स यूज किया है, वो ठीक। रहेगा। ओके सर, ओके। चलो बाय बाय, बाय। मिलते हैं। ओके सर।